नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कई बार सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ये चीज़ पता लगती है कि लड़की का रेप हो गया, उसका रेप के बाद ही मर्डर कर दिया गया, या एक बार बॉम्बे का ऐसा केस हुआ था जिसमें लड़की जब क्लब से निकलती है, क्योंकि बॉम्बे शहर है और बॉम्बे शहर में लेट नाइट जिंदगी, पूरी रात उनका 24 घंटे लाइफ चलती है, तो वहाँ पे लेट नाइट एक लड़की पार्टी करके निकल रही होती है और उसका कुछ लड़के उसको उठाते हैं और कार में रेप करते हैं। उसके बाद मैंने उस पर जो कमेंट्स देखे, मेरा बात वो नहीं है कि मैं उस मैटर को हाईलाइट करना चाह रही हूँ। बात यह है कि उस पर मैंने कमेंट्स देखे। कमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि लड़कियां जो हैं आजकल कम कपड़े पहन के उकसाती हैं, लड़कियां जो है वो अश्लील कपड़े पहनती हैं। मेरा मानना यह है कि ना तो कोई कपड़े और ना ही कोई लड़की, ना ही कोई लेट नाइट, ना ही कोई अर्ली मॉर्निंग, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं करता है, कोई किसी को अपनी तरफ खींचता नहीं है जब तक कि हमारे दिमाग में शैतान ना बैठा हो, जब तक हमारा ये शैतानी दिमाग कुछ हैवानियत ना सोच रहा हो। क्योंकि जब वो लड़की क्लब में गई थी तो ऐसा नहीं है कि उस लड़की के आसपास और लड़के नहीं होंगे और लोग नहीं होंगे जिन्होंने उस लड़की को देखा होगा, लेकिन क्यों कुछ मनचलों ने, कुछ हैवान लड़कों ने उस हैवानियत को अंजाम दिया। कभी कोई चीज आपको नहीं उकसा सकती जब तक कि आप खुद उस चीज को अपने दिमाग में हावी ना होने दें। आज की मैं वारदात इसलिए कर रही हूँ। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि अश्लील कपड़े अट्रैक्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि लड़कियों का लेट नाइट घूमना अट्रैक्ट करता है। तो मैं एक बात आपसे कहती हूँ कि एक 5 साल की बच्ची क्या अट्रैक्ट करेगी, एक 6 साल का बच्चा क्या अट्रैक्ट करेगा, और दोस्तों हद तो यहाँ की है कि एक 20 महीने की बच्ची किसी को क्या ही अट्रैक्ट करेगी। लेकिन उसके बाद भी हैवानियत होती है। आज की जो वारदात है वो इसी चीज पर बेस्ड है और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं पूरे महीने ये पॉक्सो एक्ट के केस चलाती रहूं तो शायद पूरा महीना भी कम पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज जरूर हो रही है जिसमें जो है तारीफ के काबिल है कि ऐसे क्रिमिनल्स को डायरेक्ट जो लोअर कोर्ट पनिशमेंट दे रही है वो सीधा फांसी की सजा दे रही है। लेकिन एक अफसोस की बात और होती है कि जब लोअर कोर्ट डिसीजन देती है फांसी की सजा, वहीं पर वो आगे जाते जाते या तो उम्र कैद में बदल जाता है या फिर कुछ सालों की सजा हो जाती है। मेरे हिसाब से पॉक्सो एक्ट में अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कोर्ट सजा दे रहा है तो बिना सोचे समझे सजा दे रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि अगर पॉक्सो एक्ट के थ्रू रेप और मर्डर की पनिशमेंट अगर किसी को फांसी की सजा दी जा रही है तो मेरा मानना यही है कि इसको बरकरार रखा जाए ताकि कम से कम इन केसेस पर हम कंट्रोल कर सकें। क्योंकि छोटी बच्ची के साथ जब हैवानियत होती है तो वो बहुत दर्दनाक होती है। खैर, हैवानियत तो किसी के साथ भी हो वो दर्दनाक होती है, लेकिन छोटा बच्चा, एक मासूम, क्या गुजरेगी उस पर और क्या गुजरेगी उसके घर वालों पर और क्या गुजरेगी हम आप पर। जब हम आप भी ये चीज़ें सुनते हैं तो हमारे भी दिल दहल जाते हैं, खून खौल जाता है उन क्रिमिनल्स के लिए। तो मेरा मानना यही है, आज की जो वारदात है वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। यही एक चीज़ है जो हाईलाइट करती है। लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई ये है कि महज 5 महीनों में उस बच्ची का जो रेपिस्ट है, कातिल है, उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। 20 महीने की बच्ची के साथ रेप और उसका मर्डर, हैवानियत और उसका मर्डर। 31 जुलाई 2023, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये सितंबर स्टार्ट हुआ है, बीच में अगस्त गुजरा है, सिर्फ 1 महीने पहले की बात है। एक बहुत बड़ा फैसला आता है। सूरत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शकुंतला सोलंकी एक बहुत बड़ा फैसला सुनाती हैं और वो फैसला ये होता है कि 23 वर्षीय युवक को वो फांसी की सजा सुनाती हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत, 376 AB के तहत और पॉक्सो एक्ट अधिनियम की धारा के तहत वो 23 वर्षीय स्माइल, नाम लड़के का स्माइल है, उम्र उसकी 23 साल है, उसको फांसी की सजा सुनाती हैं। और इसके अलावा बच्ची के पेरेंट्स को
10 लाख रुपए का जुर्माना दिए जाने की सजा होती है। बहुत बड़ा फैसला था, पेरेंट्स बहुत खुश थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जिसने उस न्यायालय में कि जो अंदर था, जिस जिसने ये फैसला सुना, सच में वो एक बार तो खुश हुआ। जिस जिसके अंदर उस बच्ची के लिए दर्द था, वो एक बार के लिए जरूर खुश हुआ। तो ये जब पनिशमेंट मिला, पनिशमेंट महज 5 महीनों के अंदर सजा सुनाई गई। पूरा केस क्या था, हम अब पूरे केस पर नजर डालते हैं। बात है 27 फरवरी 2023 की। बात है सूरत शहर की। सूरत शहर में एक एरिया है, सचिन इलाके में एक फैमिली रहती है। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, महज 20 महीने की। अगर 20 महीने कहे जाए तो 1 साल और 8 महीना। बच्ची बड़ी प्यारी सी थी। और उसका जो उसके फादर का जो दोस्त है स्माइल उर्फ यूसुफ हाजत, वो अक्सर घर पे आता है उसके फादर के साथ। घर पर आता है, घर पे उस बच्ची के साथ खेलता है, उस बच्ची के साथ मस्ती करता है और उस बच्ची के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। और वो खुद कहता है कि मुझे बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत पसंद है। और इस तरीके से जब देखो, जब आए दिन वो उसके घर में आता है और उसके साथ खेलता है, पेरेंट्स को भी लगता है, चलो, उसके फादर को लगता है, चलो मेरा दोस्त है, उसको बच्चों से लगाव है और मेरी बच्ची भी उसके साथ अटैच है, तो वो भी कुछ नहीं कहते। लेकिन कई बार होता क्या है, कई बार कोई भी हो, कितना भी खास क्यों ना हो, एक थोड़ा सा दायरा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहीं पर उनसे एक गलती हो जाती है। वो खुली छूट दे देते हैं कि चलो उसके दोस्त को जब भी आना हो वो आ सकता है, बच्ची के साथ खेल सकता है। तो इस तरीके से स्माइल को एक खुली छूट मिली हुई थी कि वो चाहे जब उस घर पे आके और बच्ची के साथ आराम से खेल सकता है। बात आती है 27 फरवरी 2023 की। 27 फरवरी 2023 को भी जो स्माइल है वो उसके पिता के साथ, बच्ची के पिता के साथ घर आता है। घर आने के बाद उनके साथ ही बैठ के चाय वगैरह पीता है और बच्ची के साथ खेलने लग जाता है। बच्ची के साथ खेलते खेले एकदम से उसको याद आता है और वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, हम ना कुछ स्नैक्स लेके आते हैं, कुछ नाश्ता हल्का फुल्का लेकर आते हैं। तो वो लोग भी मना नहीं करते और वो बच्ची को लेकर अपने साथ चला जाता है। और जब बच्ची को लेकर जाता है तो उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा उनको था कि चलो आ जाएगा, हो सकता है बच्ची को लेके घुमाने चला गया हो। जब 2 घंटे हो जाते हैं तो उनको भी बड़ा अटपटा लगता है कि अभी तक आए क्यों नहीं। उनको लगा कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। दोनों पेरेंट्स निकलते हैं घर के बाहर और अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बच्ची को ढूंढते हैं लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चलता। बस इतना ही पता चलता है कि जिसने भी देखा उसने यही कहा कि उस स्माइल के साथ, क्योंकि उसको लोग नॉर्मली जानते थे, अक्सर उसका आना जाना था, तो यही बताते हैं कि उस स्माइल के साथ वो बच्ची गई है। ये तो उनके पेरेंट्स को ही पता था कि उन्होंने स्माइल के साथ ही भेजा था। इसके अलावा बच्ची का कुछ भी पता नहीं चलता। वो दूर दूर तक देख आते हैं और इस तरीके से कम 3-4 घंटे निकल जाते हैं ढूंढते ढूंढते और बच्ची का और स्माइल का कहीं कोई पता नहीं चलता। अब पेरेंट्स की समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। वो ज़्यादा समय ना लेते हुए सूरत की ही जो सचिन इलाके का पुलिस थाना है वहाँ पर जाके कंप्लेन कर देते हैं। और जैसे ही कंप्लेन करते हैं पुलिस वाले भी, क्योंकि बच्चे का मैटर है तो बच्चे के मैटर के लिए पुलिस वाले इमीडिएट एक्टिव हो जाते हैं। टीमें गठित की जाती हैं और टीमें गठित करने के बाद बच्ची को तलाशना शुरू किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज से जो भी एरिया जो है वो एरिया सर्च करते करते पुलिस बहुत टाइम लगा देती है और उस बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। और देर रात वो बच्ची सूरत के पास ही एक गांव है कपलेथा गांव में एक खंडहर है और खंडहर के पीछे एक नाला सा है, झील सी है, उसके पास उस बच्ची का शव मिलता है, खून से लहूलुहान। पुलिस फटाफट उस बच्ची को उठाती है और उठाने के बाद जब पहली बार में पता लग जाता है कि बच्ची जिंदा नहीं है, लेकिन उसको उठाने के बाद कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजती है उसके बाद पुलिस इस्माइल की जोर शोर से तलाश शुरू कर देती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन पुलिस को एक कामयाबी मिलती है कि 28 फरवरी को पुलिस को इस्माइल उसी कपलेथा गांव के पास ही एक दूसरे गांव में मिल जाता है। पुलिस उसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद वो पुलिस स्टेशन लेकर आती है
और पुलिस स्टेशन लेकर आने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर पता चलता है, इस्माइल कहता है कि हाँ साहब, बच्ची को मैंने ही मारा है और उसके साथ जो हैवानियत हुई है वो मैंने ही की है। वो बताता है कि बच्ची के साथ जब मैं बाहर निकला तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मेरे मन में एक हैवानियत सी सवार हो गई, और उसके बाद मैं उसको लेकर कपलेथा गांव आ गया। यहाँ पर जो खंडहर है यहाँ पर लेकर आया और मैंने बच्ची के साथ हैवानियत की। जिस समय मैं ये गंदा काम कर रहा था उस समय बच्ची की जान निकल जाती है और वहीं पास की झील में मैं उसको फेंक के और फरार हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डर गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और इसलिए फिर मैं वहाँ से भाग गया। इतना सुनना था कि पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल में भेज देती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर मेंशन था कि बच्ची के साथ जो है वो बहुत ही ब्रूटल रेप किया गया है, बहुत ही गंदे तरीके से उसमें उसके साथ हैवानियत हुई है, काटने के निशान, उसको खरोचने के निशान, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से। 1 साल 8 महीने का बच्चा, और इसी दौरान उसकी जान चली जाती है। जिसने भी ये वारदात सुनी उसकी आंखों से एटलीस्ट आंसू निकले। दिल दहला देने वाली वारदात थी। जिसने सुना उसने उस इंसान के लिए एटलीस्ट बददुआओं के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। हैवानियत की हद पार की उस इंसान ने। पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी और चार्जशीट फाइल करने के बाद केस को कोर्ट में भेज दिया। जब केस कोर्ट में गया तो महज 5 महीनों की पैरवी के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं शकुंतला सोलंकी, उन्होंने उसको फांसी की सजा सुनाई। और जब ये सजा सुनाई तो सब लोग एक बार तो खुश हुए कि एटलीस्ट उस बच्ची को इंसाफ मिला। दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। वारदात में बात वहीं आती है कि जब उसको अब ये सजा मिल चुकी है, लेकिन उसके पास अब आगे राइट है। उसको राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाए, उसको राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, और आगे जाने के बाद जो ये सजाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। या तो ये सजा जो है एक बार होने के बाद ये सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि जुर्म वही है, सबूत भी वही है, लेकिन एक न्यायाधीश कुछ और फैसला देता है, दूसरा न्यायाधीश वही फैसले को चेंज कर देता है। ये मोस्टली केसेस में हुआ है कि अगर निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है तो ऊपर जाते जाते या तो उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है, और या फिर उसकी सजा जो है वो ईयर्स में तब्दील हो जाती है, 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की। तो मेरा मानना यही है, या आप लोगों का भी मेरा हिसाब से मानना यही होगा कि एटलीस्ट जो सजा निचली अदालत ने तय कर दी है वो सजा एटलीस्ट बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस के लिए और कोई सजा हो ही नहीं सकती। मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट जितनी जल्दी से जल्दी हो सके केसेस का फैसला हो, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो डिसीजन है वो डिसीजन हार्ड से हार्ड डिसीजन होना चाहिए। पनिशमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ताकि एक लेसन मिल सके इस टाइप के क्राइम करने वालों को कि जब हम ऐसा क्राइम करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। हमारे देश में शायद लोगों में इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ावा जो मिल रहा है क्राइम के लिए, उसका रीज़न एक है कि उनको ये लगता है कि हम क्राइम करेंगे तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल की सज़ा होगी, और उसके बाद जेल में जो है, जेल में एक प्रिविलेज तो मिलता ही है कि चूंकि जो सीनियर से जो पहले से वहाँ पे जेल में है उनका एक अपना वर्चस्व होता है, और उनके जी हजूरी करते रहो तो अपना एक लेवल बन जाता है, खाने पीने को मिलता है, ऐश आराम की दुनिया। नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जेल का मतलब होना चाहिए हार्ड टू हार्ड पनिशमेंट। उनको एक ऐसी जगह पे रखा जाना चाहिए जहां उन्हें देखने को ना मिले कुछ भी, और ऐसे क्रिमिनल्स को तो बहुत ज़्यादा, ताकि उनको ये पता होना चाहिए कि जेल के अंदर जाने का मतलब क्या होता है। अरे जब जेल के अंदर जाने, लोग बहुत क्रिमिनल ऐसे हैं जिनके मुंह से ये चीज़ सुनी है, जो लोग बाहर आते हैं वो ये कहते हैं यार जेल में तो बड़े ऐश आराम की ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो, थोड़ा बहुत अपना काम करो, उसके बाद क्या है, एटलीस्ट रोटी तो मिल ही रही है ना। ऐसी मानसिकता वाले लोग क्राइम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जिनको जेल भी एक वो लगता है कि यार आराम की ज़िंदगी है वहाँ पे। डिसीजन के मैटर में आपकी क्या राय है? मेरी तो राय यही है
आपकी क्या राय है, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। और इसके अलावा अगर आप परिवार में नए हैं, पहली बार वॉच कर रहे हैं, तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पर इमीडिएट आ सके। इसके अलावा जो भी आपकी कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थी पूरी वारदात। तो दोस्तों, वारदात ख़त्म करूं उससे पहले का सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने सवाल पूछा था आपसे कल के वीडियो में, क्योंकि जो कैपिटल है लखनऊ में एक ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण होने जा रहा है और बहुत हाईलाइट हो रही है वो चीज़। तो किस चीज़ का निर्माण होने जा रहा है, मुझे राकेश जी ने आंसर दिया था और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल क्लोज थे उस आंसर के, क्योंकि उनके आंसर ऑलवेज करेक्ट होते हैं, तो वो क्लोज थे उस आंसर के। लेकिन करेक्ट आंसर यही था कि लखनऊ में एक जगह पर रामायण पार्क बनाया जा रहा है और रामायण पार्क में पूरा रामचंद्र जी की जितनी भी जीवन स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की जितनी भी इंसिडेंट हैं, उन इंसिडेंट्स को उसमें दर्शाया जाएगा। तो राइट आंसर था रामायण पार्क। तो ये तो था जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल है कि फादर ऑफ नेशन जो हमारे हैं महात्मा गांधी जी का चश्मा किसने नीलाम किया और किसने खरीदा। आपको इनका आंसर बताना है, तो आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। मंडे को मिलते हैं एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।